इनका स्नेह मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें मिलती रही है। बीजेपी के भी आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नागौर की राजनीति आपके प्रभाव में या प्रदेश में देश में ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो कहती है वो करती है, उसको अफसरों को और सरकार को मानना पड़ता। इस ताकत का राज और एक बुलंद हौसलों की कहानी क्या है? धन्यवाद तिवाड़ा जी, आज आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, सारी कोट पट्टी सामने स्टेज पे ही खुलवाना चाह रहे हैं। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कितने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, और वास्तव में ये बात सही है कि आज मेरा यहाँ पे आना इस कार्यक्रम की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मेरी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगी थी। मैंने आपसे भी मैसेज करवाया था कि शायद मेरा आना संभव ना हो पाए, तो उन्होंने बोला हमने प्रोग्राम रखा है और आप में से कई लोगों के चेहरों से मैं परिचित हूँ, कई लोगों के नामों से मैं परिचित हूँ। उन्होंने कहा प्रोग्राम रखा है तो अब आओगे नहीं तो हमारा मामला तो ढीला पड़ जाएगा। मैंने कहा बात ठीक है, अगर हम ही नहीं जाएंगे और फिर सशक्तिकरण की बात करेंगे तो बातें तो होती रह जाएंगी। मेरी कहानी शायद यहाँ पे उपस्थित कई लोगों से अलग भी हो सकती है। यूँ कह सकते हैं कि राजनीति धरोहर में मिली, करने को और भी बहुत कुछ कर सकते थे, सक्षम थे, पढ़ाई में भी ठीक थे, दिमाग भी ठीक ठाक ही चलता था, हाथ पैर भी चलते थे, खेलों में भी थे। इतने मेडल तो नहीं लेकर आए, नेशनल तक हम भी पहुंच गए थे, इतने लेकर आए, लंबे तगड़े भी हैं। मुक्केबाजी का अगर होता, मैं कहूँ चुनाव नहीं होकर के अगर मुक्केबाजी का फैसला होता तो आज मुख्यमंत्री ये होते। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा समाज, मैं तो ये आपने राजनीति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश वास्तव में स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा के साथ में दिल्ली में जब वो सांसद थे, तो मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ था और मेरी परवरिश भी वहीं पे हुई थी। तो हमने बचपन से राजनीतिक माहौल देख रखा था घर में। बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, शादी भी हो गई, किस्मत अच्छी थी, परिवार ऐसा मिला जो कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था, कोई रोक टोक नहीं होती थी। आप जितनी आज़ादी हम दोनों बहनों को घर में मिली, किस्मत वाली है हम दोनों की, जब ससुराल गई तो वहाँ पर भी उससे सवाई आज़ादी मिली। और उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं शादी नई नई हुई और गई, तो मैं एक दिन शाम को बैठ के मेरे ससुर जी से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने आते ही कह दिया था, बोले सारी जिम्मेदारी जो है वो ज्योति को संभाला दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो, मैं मेरा बुढ़ापा सुधार रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि कोई बहू आती है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर चौदह तो उसी की चल रही होती है और बुढ़ापा हमारा खराब होता है। तो हम तो आज से ही सीधा करेक्टिव मेजर ले लेते हैं, आज से ही सब तेरे भरोसे। तो मुझे ये बड़ी ओपननेस बड़ी अच्छी लगी थी। और एक चीज़ जो हम सब महिला, जिनको आप सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में आज देख रहे हैं, चाहे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे सामने आए हुए लोग हैं, जिनके नाम लिए जाते हैं, उन सब में एक चीज़ जरूर आपको कॉमन मिली होगी, और वो है कि उनके परिवार वालों ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारियां भी अलग तरीके की होती है। जैसे अभी मैंने कभी कोई पुरुषों का प्रोग्राम नहीं देखा, कई प्रोग्राम अटेंड करे जहाँ पर जैसे मेरी बहन को, छोटी बच्ची को साथ लेकर के आना पड़ा है, किसी पिता को मैंने नहीं देखा कि बच्चे को हाथ में लेकर के आया वो। तो जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ती है, उनको प्रोग्राम अटेंड करना था तो बच्चे को साथ लेकर के आए, वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से मिले, चाहे राजनीति के फील्ड में मिले, चाहे आपको किसी प्रशासनिक उसमें मिले, या खेलों के अंदर किसी भी फील्ड में अगर आपको आज़ादी मिलती है और अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो तो आपको देने का प्रयास करना चाहिए। और जाट मियाँ तो भाई एक समय से ही गीता में गायत्री है, इन गीता जी के लिए, मतलब वो वाली गीता जिसको गाते थे उस वाली गीता कहते। हम सब जिस समाज से आते हैं, हमने महाराजा सूरजमल की तो इतनी कथाएं सुनी है, उनके बारे में हमने इतना कुछ सुन रखा है, लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं कि सूरजमल जी की जो असली ताकत थी वो इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे हमेशा सहयोग जो था वो किशोरी देवी जी का रहा। ये तो भाई
एक सिक्के के दो पहलू हैं, और एक गाड़ी के दो पहिए कह लो, साइकिल के दो पहिए कह लो, तो ये तालमेल बिठा करके चलने वाली बात है। मुझे ऐसा माहौल मिला किवाड़ा जी जिससे राजनीति में आना मेरे लिए आसान रहा। जिस तरह ससुराल में भी राजनीति, मेरी मदर इन लॉ जो है वो मंत्री रह चुकी थी, तो मैं उस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ। शायद कुछ लोग इतने लकी ना रहे हों, पर जो यहाँ लोग बैठे उनसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि भाई जिसको जिस फील्ड में आगे बढ़ने का और किसी को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का मौका मिले तो ऐसा मौका हमें नहीं चूकना चाहिए। समाज की दृष्टि से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर एक जना परिवार में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कई कई जो पुश्तें हैं वो पीछे पीछे पड़ जाती हैं। अभी जिसके जो योगदान जो आप कर सकते हो, हमारा परिवार एक, मैं आप लोगों के बीच में भी कहना चाहूँगी इस चीज़ को कि जिनमें प्रतिभावान बच्चे होते हैं और बच्चियाँ होती हैं, हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें समाज के बच्चों को जो IAS का प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको इंटरव्यू चेक के उनका मेंस की तैयारी का काम जो है वो हॉस्टल में रख के, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों हमारी समाज से जो आती हैं, उनको दिल्ली में रह करके हम उसको एक बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और अपने उस हॉस्टल से आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि नई करते 250-300 बच्चे जो है वो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें आए हैं, जिन जो कभी उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था या उनके लिए कोई रास्ता खोलने वाला नहीं था। तो दिल्ली में ऐसा आप बताएंगे तो मैं आप हॉस्टल हम लोग ही चलाते हैं सर, और जाट समाज के कुछ लोगों की कमेटी बना रखी है। कर्नल सिंह जी जो ED हुआ करते थे पहले, वो उसको देखते करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग दिल्ली में राजेंद्र नगर में जहाँ सारी जगह, वहाँ एक्चुअल में उसकी भी इंस्पिरेशन ये रही थी कि कई समाजों ने ऐसी संस्थाएं पहले खोल रखी थी, तो वो लोग उनको इंटरव्यू में तैयारी करवाते थे, बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन कराते थे, अलग अलग समाजों ने खोल रखी थी। तो फिर हम लोगों ने भी देखा कि भाई हम समाज को क्या दे सकते हैं। नाम तो आप उसको जाट संस्था ही कह लो, ऐसा JY के सही कह रहे हो, हाँ, बट उसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है, बट वो जाटों की संस्था है बेसिकली। अगर कोई जानना चाहेंगे तो मैं जी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, और अभी भी वहाँ पे 70-80 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। अगर उससे ज़्यादा की व्यवस्था होगी तो भी परिवार ने कह रखा भाई हमारे में जितना सामर्थ्य, हम आप लोग प्रतिमाएं लेकर के आओ, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरीके की शुरुआत हम कर सकते हैं, जिस हमने करी, कोई छोटी शुरुआत कर सकता है तो उसको भी करनी चाहिए। और ये शायद समाज को वापस लौटाने का हम लोगों का तरीका होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट की एक फील्ड ढूंढ लें, या हम हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से या हमारे राजनीतिक स्टेटस के हिसाब से, जिस भी रूप में। अगर आप एक जने के लिए भी करेंगे, कोई कहेगा भाई इससे तो दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, पर शायद उस एक इंसान की दुनिया बदल सकती है जिसको सहारा आप लोग देंगे। यही सोच रख करके हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः आप सबको मैं सिर्फ यही कहूँगी, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये बात आपने ठीक कही थी कि जब तक आप महिला एजुकेटेड नहीं होंगी तो एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल ये नहीं है कि आपको डिग्री क्या मिले, धन अर्जित करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं है। आपके दिमाग के दायरे खोलती है एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा योगदान ये होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं, ताकि वो जो अपना पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सकें, दुनिया में अगर आए वो कामयाब बन सकें, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहे जा सके। और अब ये समय चला गया है जब कोई कहता था ये बेटा है और ये बेटी है। आने वाले समय में तो ऑलरेडी मैं देखती हूँ कि कई कई जगह ऐसी दिक्कतें आने लग गई। हरियाणा में मेरा ससुराल है, आज अगर वहाँ पे लड़के अगर है तो शादी करने के लिए, मतलब एक अच्छी बच्ची अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो 25-25 रिश्ते वाले पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारी बच्चों को हम काबिल बनाएं, और मैं समझती हूँ कि बाकी सब चीज़ें जो है वो अपने आप फॉलो करती हैं। घर की माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे भी अच्छे होंगे, परिवार भी ढंग से चलेगा, सास ससुर की सेवा भी कर पाएगी, हेल्थ का भी ध्यान रख पाएगा। तो वो अगर एक गुरु मंत्र है तो वो ये है कि भाई माँ को पढ़ा लो, बाकी सब चीज़ें ज़्यादातर कहते हैं ना कि दिल फॉलो इन प्लेस, वो वाली बात है। आप सबसे यहाँ मिलने का मौका मिला, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में कृष्णा जी भी आई हैं और उनका स्वागत वगैरह करवाऊँ।
हमारा तो होगा। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इनको जब भी देख करके, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे अचीव करा है जो इन्होंने अचीव कर रखा है। इसलिए इन सभी लोगों का, हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष भी आप लोगों के बीच में है, तो देखिए ये भी जो सुन रहे हैं, ये सब जा करके अपने जो भाईबंद है उन सबको जा करके समझाएंगे कि महिलाओं ने ये मैसेज दे करके भिजवाया, तो सुधर जाओ। राजा राम जी, आपसे विशेष गुजारिश है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी है। कदम ताल की आवाज़ से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे। हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ जाएंगे। सलाम कृष्णा जी, आपकी उपलब्धियों की हौसलों की उड़ान को, सलाम आपकी समझदारी को, सलाम आपकी जिम्मेदारी को, और सलाम आपकी बहादुरी को। मेरा सौभाग्य है कि आपके मंत्री कार्यकाल में जब आप स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान की चेयरपर्सन रही, एक खेलों का ऐसा महाकुंभ जो पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत रहा, उस खेलों के महाकुंभ का, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल महाकुंभ का सीएम के 6 प्रोग्राम 2 महीने में एसएमएस स्टेडियम में हमने किए, और बहुत सफलतम आयोजन हो रहे। उन सभी कार्यक्रमों का मैं मंच संचालक रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, तो मैं इनका बहुत सानिध्य रहा। और सादुलपुर में जब पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरीय खेलों का शुभारंभ हुआ, आपके विधानसभा क्षेत्र से लेकर और आपकी इंटरनेशनल जर्नी जो है, ये पार्टीगत विचारधारा से ऊपर उठकर सब महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। चाहूँगा कि शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए, आज क्या बड़ा मैसेज देना चाहिए? धन्यवाद। सबसे पहले सम्मानित मंच को मैं मेरी राम राम कहना चाहूँगी, और देरी से पहुँची हूँ उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। मेरे सामने विराजमान समस्त मेरी महिला शक्ति और पुरुष शक्ति, सबको नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो मैंने ज्योति दी को ही सुना है और हमेशा उनको सुनना अच्छा लगता है। आज हमारी पार्टी बेशक से भी अलग है, लेकिन अपना जो रिश्ता था वो वही है। लाने ले जाने वाली बातें अभी हम नहीं करेंगे। हाँ जी, लाने ले जाने वाली बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपने मुझसे सवाल किया कि उसका श्रेय किसे देती है। जैसे कि ज्योति जी कह रहे थे कि जब तक परिवार साथ नहीं होता तब तक मुश्किल आती है, और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब तक उसका परिवार उसके पीछे नहीं होता वो सफल नहीं हो सकता है। और इस सफलता के पीछे भी मेरे परिवार का हाथ रहा है। खेलों की दुनिया अलग होती है, और ज़्यादातर क्या है कि खेल हम बचपन में शुरू करते हैं। मेरी लाइफ में अलग है, और विश्वास भी करने वाली सी बात नहीं होती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। और मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट किया, और कॉलेज करते करते जल्दी शादी हो गई, बैक इंजरी आ गई, स्पोर्ट छोड़ दिया। अचीवमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं थी, इधर कॉलेज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक की थी। और बेटे के बर्थ के बाद दोबारा कोशिश की क्यों ना किया जाए। और जब मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम मेरा बेटा 9 वर्ष का था। तो उसके बाद भी लंदन ओलंपिक वगैरह खेली, और जो सफलता है वो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वीरेंद्र जी की वजह से हुआ, क्योंकि वो खुद एथलीट थे और उन्होंने समझा कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने अपने करियर को छोड़ के मेरे करियर की शुरुआत करवाई। ये चीज़ें होते होते जब राजनीति की बात भी आई, तो भी पुरुष प्रधान अपना देश है, उसमें भी उन्होंने मुझे ही आगे किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो इसलिए आप सबके बीच में सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक वो लेके आए। लेकिन आज इस मंच पे जब हम सब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, हर मंच पे ज़्यादातर यही सुनती है। लेकिन अब मुझे दूसरी चिंता होती है। हमारा जो यूथ आ रहा है, हमारे जो युवा लड़के, मुझे उनकी चिंता है। वो संस्कारवान नहीं है। आज हम लड़की को आत्मरक्षा की
ट्रेनिंग क्यों देते हैं, हम अपने बच्चों को वो संस्कार क्यों नहीं दे रहे। आज सबसे ज़्यादा मुश्किल समय चल रहा है जब बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लड़कियों को हम अनुशासन में रख रहे हैं, वो पढ़ाई में अव्वल ला रही है, जिस भी क्षेत्र में जा रही है मेडल जीत के ला रही है, अपना हुनर वो दिखा रही है। और कहीं ना कहीं लाड़ प्यार के चक्कर में या ज़्यादा आज़ादी के चक्कर में हमने हमारी उस पीढ़ी की तरफ अनदेखा कर दिया। और जहाँ समाज में ये जो नुकसान हुआ ना, इसकी भरपाई बहुत सालों तक नहीं होने वाली। महिलाओं की सफलता के पीछे उसका अनुशासन ही था, और वो अनुशासन हम अपने लड़कों को नहीं दे पाए। ये सोचने का विषय है, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अब काफ़ी बार, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी था, शायद किसी ने सुसाइड किया, किसी अच्छे खासे इंजीनियर पद पे जो व्यक्ति था। तो ये जो बढ़ती हुई जो ये सोसाइटी में हमारे जो कमियां आई हैं, उसका कहीं ना कहीं और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं, और उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। और ज़्यादा जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है। और मैं समझती हूँ कि जब लाड प्यार हम देते हैं तो लड़के की तरफ महिला का मन थोड़ा ज़्यादा होती है, तो वो भावुक होकर उसे आज़ाद छोड़ देती है। तो इसलिए हमें सोचने का, मैं माफ़ी चाहूँगी, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लीक से हट के लगा हो, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बोला। रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और खेल जो है वो जीवन जीना सिखाता है। आप कहेंगे कैसे? आपने देखा होगा, सीकर है चाहे कोटा है, जब हमारा बच्चा 98% मार्क्स ले लेता है और आधा 1% की वेट करता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, जिस दिन आप एंट्री करोगे उसी दिन हारते हो और उसी दिन कोशिश करते हो कि मैं दूसरी बार उठूं और अच्छा करूं। वो आप में सहनशीलता जगा देता है, संघर्ष करना सिखा देता है, और डिसीजन लेना भी वो आपको सिखा देता है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि हर कोई ओलंपिक में मेडल ले सकता है, लेकिन वो जिंदगी जीना सीख जाता है, स्ट्रेस उसकी लाइफ में नहीं रहता है। तो स्पोर्ट्स से तो ज़रूर जोड़ना चाहिए। और तिवाड़ा जी ने जो बात जिक्र की थी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उसका एक मुख्य मकसद हमारा ये था कि राजस्थान में जिस तरीके से शिक्षा का महत्व तो समझते हैं, सब लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। हमने कोटा को, सीकर को काफ़ी बड़ा एजुकेशन हब बना दिया, उसी तरफ हम दौड़ रहे हैं। और हम चाहते थे कि हर आदमी तक स्पोर्ट्स की वैल्यूज़ पहुँचे और वो अपने बच्चे को खेल के मैदान में उतारे। और आज सबसे बड़ी एक समस्या हो रहा है कि हम बच्चों को ये मोबाइल जो दे रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली है वो छोटी होगी पहले से। काका ताऊ जो हम गाँव में दादा नाना जिनके साथ हम खेलते थे, बड़े होते थे, बुआ से सबसे डांट खाते थे, वो नहीं रही हैं। और ये मोबाइल ने वो ज़िंदगी जो है उन बच्चों की शॉर्ट कर दी है, और वो इसी का कारण है कि स्ट्रेस भी है। और ये काफ़ी मुश्किलों वाला टाइम जो चल रहा है, उसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और अगर खेलों में डालते हैं अपने बच्चे को, मुझे लगता है कुछ समस्या का समाधान इससे भी हमें मिल सकता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सबकी शुभकामनाएं मुझे समय समय पे मिलती रही। और अब पारी राजनीति वाली शुरू हुई है, कोशिश कर रहे थी। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने नाथूराम मेहता जी के सानिध्य में रहते हुए सीखा, उनको देखा, उनको आपने जिया, मैं कह सकती हूँ। और लेकिन आपकी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने की जो है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि मैं एमएलए बनी तो बहुत सारे लोग मुझे कहते कि ना नहीं कहते, बोल जाते, मन का मैं झूठी हाँ भी नहीं कह सकता। और शुरुआत के जो 6 महीने थे ना, वो बड़े मुश्किल वाले थे, क्योंकि मेरे वर्कर मेरे पास होते, कोई आया मेरे को नौकरी लगा दो, मैं नहीं लगा सकती भाई,
कैसे लगा सकती हो बताओ आप सरकारी नौकरी? फिर कार्यकर्ता कहता कि नहीं ऐसा नहीं कहते। मैंने थोड़े दिन में समझ जाएंगे, जो काम करने वाली है मैं हाँ कह दूंगी कर दूंगी तो उन्हें पता लगेगा भाई हाँ कह दिया, होने वाला काम है तो कर देगी, और नहीं होने वाला है तो नहीं। तो इसलिए झूठ मैं बोल नहीं सकती थी, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल तो चलती है। सच्ची वाली राजनीति अगर आप करोगे तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि बड़ी चैन की नींद सोते हो जब आप सही बात करते हो, बहुत चैन की नींद सोते हो। तो इसलिए मुझे नहीं पता पब्लिक उसे लाइक करती है कि नहीं करती है, लेकिन मैं लाइक करती हूँ। मैं अपने आपके काम से खुश रहती हूँ और जवाब दे सकती हूँ कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से हम सबके लिए कृष्णा जी का संदेश देश और दुनिया में जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए, जिनके साथ सेल्फी के लिए, अवार्ड सेरेमनी के लिए लोग तरसते हैं, आप सबके बीच में बड़ी बहुत सहजता से है। और आप ताजुब करेंगे इस बात का कि हमने 10 दिन पहले एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें कृष्णा जी की, शिखा जी की और ज्योति जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने शेयर करी थी बिना किसी से बात किए थे। ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जिनके बारे में सोचता हूँ कि वो शिक्षित और सशक्त है, और उनको मैं जिस दिन में टेलीफोन करूँगा वो उसी दिन यशस्वी हो जाएगी। और मैंने मैसेज में बात भी नहीं की ज्योति जी से, मैंने कहा ये कार्यक्रम है आपको आना है, और रात को मैसेज आ गया कि मैं आ रही हूँ। कृष्णा जी को स्वयं से तो मेरी बात ही नहीं हुई, मैंने एक दिन वीरेंद्र जी को ज़रूर फ़ोन किया था, वो भी उठा नहीं पाए, कहीं बिजी थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने सुबह उनको कहा, उनका सर वो आज ही कार्यक्रम, मुझे तो पता ही नहीं है। उनका कोई बात नहीं, भाभी जी को कन्वेंस करो, 2 घंटे में कार्यक्रम में पहुंचना है। ये है एक दूसरे के प्रति संबंध और अधिकार की बात। तो इसलिए अपने आप में बहुत अच्छा लगा। और जिस विजन के साथ में मैंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, विकास जी से डिस्कस किया, तो विकास जी ने कहा कि ये मेरे मन की बहुत दिनों की बात है, लेकिन आप इसको कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों का ये कार्यक्रम है। और जब मैंने श्रवणबोध से इसको शेयर किया तो कार्यक्रम और परवान पर चढ़ गया। तो अब मैं चाहूँगा कि अपने गले में एक कार्ड है, इस कार्ड में 2 नाम हैं, आप देखिए। एक लक्ष्मी हरिराम तिवाड़ा मेरा वाला है, एक अंजलि विकास सिरोही है। तो मैं प्रोग्राम संभालता हूँ और लक्ष्मी घर संभालती है, और विकास जी थोड़े घर भी संभालते हैं, बिजनेस फिर भाभी जी सबको संभालती है। तो अंजलि जी से मैं निवेदन करूंगा, अंजलि सिरोही जी से, कि वो आए और आप ज्योति जी का और कृष्णा जी का एक बार मोमेंट को देकर सम्मान भी करें, और फिर अपन ज्योति जी से, कृष्णा जी से कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित भी करवाएं। पधारें। ये कृष्णा जी का सम्मान एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। कदम श्री कृष्णा पूरिया का अभिनंदन पूरी मातृशक्ति की तरफ से हो रहा है। इसके साथ ही एक सम्मान आदरणीय ज्योति जी को अपन सबकी संयुक्त रूप से, हाँ जी, अंजलि जी ऑफिशियल अभिनंदन। इसके साथ ही प्रिंस स्कूल के डायरेक्टर दिल्ली से हमारे बीच में सरला मलिक जी पधारे, जिन्होंने परिवार और समाज की बहुत बड़ी बात रखी है, उनका भी सम्मान। आदरणीय सरला मलिक जी, गीता जी आपका एक बार वापस फोटो शेयर करें। जी मैम, सरला जी को ये सम्मान प्रतीक आदरणीय ज्योति जी से निवेदन किया। और मैं चाहूँगा कि पद्म श्री कृष्णा पूनिया जी और ज्योति जी के साथ में गीता जी का विशेष सम्मान। जी मैम, ग्रहण करें आप। जी, सभी के हाथ लगे और संगीत का हो गया। एक बार और ऐसी एनर्जी महसूस करो। अब मैं सम्मान की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुनीता चौधरी जी, जो हमारी योग की विश्व रिकॉर्डधारी है। हाँ, आप भी हैं, दोनों सुनीता जी, दोनों योगिनी हैं। सम्मानित सुनीता जी का। और इसी कड़ी में मनस्वी चौधरी जी, जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका गीता जी ने विशेष जिक्र किया है वर्किंग स्टाइल के लिए, मनस्वी जी का सम्मान।
इसी कड़ी में नतीसा जी जाखड़ हैं जो हमारी DYSP है, उनका भी सम्मान मंच पर। हमारी चेतना चौधरी जी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, चेतना जी। सविता पूनिया जी, हमारी पूर्व प्रधान सविता पूनिया जी का सम्मान। हमारे CDPO रेणु गोदारा जी, उनका सम्मान रेणु जी का। और हमारी मन की खुशी फाउंडेशन की डायरेक्टर पायल चौधरी का सम्मान। पायल हाँ, आपका सम्मान के लिए बोला, एक बार आइए। आदरणीय नतीसा जी, नेहरू जी का स्वागत। सविता जी, नतीसा जी कहोगे, आइए ना। नतीसा जाखड़ जी हमारी DYSP है। सामान्य रेणु जी, हो गया रेणु जी का? रेणु गोदारा जी। थैंक यू मैम। अब हम कुछ और चीजें, एक डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाई थी अभी, आपकी उपलब्धियां थी उसमें, लेकिन आपके अनुपस्थिति में मैंने उसको दिखा दी। असली जी, असली जी का सम्मान। और और अंकलेश जी का सम्मान। और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के जो मुख्य आधार स्तंभ है, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा, ज्योति जी और कृष्णा जी की उपस्थिति में, क्योंकि आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी डिग्नेटरीज है। और शिखा जी को मैं एक बार वापस मंच पर बुलाऊंगा, सारिका जी को, राजाराम जी मीर साहब को,